हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी और एसएससी जीडी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये आगे आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डेली साइंस के टॉप एमसीक्यूज के सॉल्यूशन प्रोवाइड करता रहता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली। तो बिना देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई। आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, जो आपकी ध्वनि है, ध्वनि मतलब जो आवाज है वो किसके कारण उत्पन्न होती है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो आपकी ध्वनि है वो किस कारण, किसके कारण, किस वजह से उत्पन्न होती है। क्या वो स्टडी इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से उत्पन्न होती है, स्थिर विद्युत धारा की वजह से, क्या वो वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से उत्पन्न होती है, आपकी जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है, या स्टैटिकल प्रेशर डिफरेंस, स्थित दाब का अंतर, जो आपका स्थिर दाब का अंतर उसके वजह से आपका साउंड जो आपकी ध्वनि वो प्रोड्यूस होती है, या चेंज इन टेम्परेचर ओनली, जो केवल तापमान में परिवर्तन है उसके वजह से आपकी ध्वनि प्रोड्यूस या उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो आपकी ध्वनि है, जो आपकी साउंड है, वो जो प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, वो आपकी वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से होता है। जब भी कोई भी वस्तु के अंदर कंपन होती है, कंपन मतलब वाइब्रेशन, तो वहां पे आपको ध्वनि साउंड प्रोड्यूस हुआ नजर आएगा। जैसा कि आप एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसा कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में आप अगर अपना गला देखेंगे, अपना नेक, हम लोग का जो नेक है, इसके अंदर जो साउंड प्रोड्यूसिंग एलिमेंट होता है, जो साउंड को जो ध्वनि को प्रोड्यूस करता है या निकालता है, उसके लिए मेन वोकल कार्ड जिम्मेदार है। वोकल कार्ड एक ऐसा आपके गले में इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से ध्वनि उत्पन्न होता है। अब आप देख सकते हैं वोकल कार्ड में आपका लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स जो आपके गले के अंदर है, ये आप देख सकते हैं लैरिंग्स, इसको क्या कहते हैं, लैरिंग्स, जो कि वोकल कार्ड के अंदर आता है। जब भी हवा इसके अंदर से बाहर आती है तो ये लैरिंग्स को वाइब्रेट करवाती है। ये जो लैरिंग्स आपका वाइब्रेट करने लगता है, इसके अंदर वाइब्रेशन देखा जाता है, कंपन देखा जाता है, जिसकी वजह से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। साथ ही बात करें, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको मिलेगा एक ट्यूनिंग फॉर्क। ये ट्यूनिंग फॉर्क आपने जो है साइंस वाले प्रैक्टिकल लैब में देखा ही होगा अपने स्कूल लेवल पे। ये ट्यूनिंग फॉर्क होता क्या है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे इसे हिट करते हैं, इसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे मारते हैं, तो इसके अंदर आपको वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। ये इस साइड और इस साइड वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, जिसकी वजह से आप फील किए होंगे या सुने होंगे, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करके कुछ ऐसा वाइब्रेशन टाइप का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कोई भी चीज अगर साउंड को प्रोड्यूस करना है, किसी भी चीज को, उसके अंदर वाइब्रेशन या कंपन होना जरूरी है। बिना कंपन, बिना वाइब्रेशन कोई भी साउंड प्रोड्यूस, कोई भी ध्वनि प्रोड्यूस उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ आप एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, ये आपका एक एग्जाम्पल रहने वाला। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, ध्वनि तरंगों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया। क्वेश्चन कर रहा है जो आपकी साउंड वेव है, साउंड वेव को किस चीज में क्लासिफाई किया गया। क्या उसे ट्रांसवर्स वेव में क्लासिफाई किया है, अनुप्रस्थ तरंगे में, या लॉन्गिट्यूडनल वेव में, आपके अनुदैर्ध्य तरंगे में, या सरफेस वेव ओनली, जो आपका सतही तरंगे है, मतलब जो आपके सरफेस पे वेव चलते हैं उसमें आपको क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्लासिफाई किया गया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। बात कर लें ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ट्रांसवर्स वेव कुछ ऐसी वेव, कोई ऐसी वेव जो फ्रंट में, मतलब सामने जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके परपेंडिकुलर, उसके एकदम सीधे वर्टिकल में उसका मोशन हो। मान लीजिए मेरा जो कोई भी वेव है, जो कोई भी तरंग है, वो इस साइड चल रही है, आपके राइट साइड चल रही है, पर अगर इसको हम ट्रांसवर्स वेव तब कहेंगे जब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, जो एटम है, ये ऊपर नीचे वाइब्रेट हो, मतलब करने का इसका जो मोशन है, ऑसिलेशन है, ये ऊपर हो फिर नीचे हो, ऊपर हो नीचे हो, किसके, इस जो भी डायरेक्शन में चल रहा है, इसी कहते हैं इसके परपेंडिकुलर। बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, कोई भी ऐसी वेव जिसके अंदर जो पार्टिकल है, मान लीजिए वेव जो हमारी तरंग है इस साइड जा रहा है, इसके अंदर जो पार्टिकल, जो कण है, जो आपके मॉलिक्यूल्स है, वो जिस साइड वो मोशन कर रहा है उसी के अंदर ऑसिलेशन करता है। ऑसिलेशन मतलब एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे। कहने का मतलब है ये पार्टिकल, ये जो मॉलिक्यूल है, ये आगे पीछे वाइब्रेट करेगा, तो इसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे कहेंगे। बात करें सरफेस वेव, कोई भी ऐसा वेव जो सरफेस पे मूव करता है, सिर्फ आपके सरफेस पे देखा जाने वाला वेव क्या कहेंगे, सतही तरंगे। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में भी बहुत सारी वेव्स होती हैं, जिसको एक होता है सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव होता क्या है, जो अर्थ के ऊपर वेव प्रोड्यूस होने की वजह से वहां पे अर्थक्वेक लाता है। बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखिए एक ऐसा वेव है, एक ऐसा तरंग है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। मतलब कहने का है इसके अंदर विद्युत और प्लस चुंबकीय जैसे प्रॉपर्टीज, उसके जैसे फीचर, उसके जैसे कुछ ऐसी चीज जो उसको सिमिलर बनाते हैं, वो चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे। कुल मिला जुला कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको कुछ गुण विद्युत के देखने को मिलेंगे, कुछ चुंबकीय के, इसीलिए इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। से आगे एग्जांपल की बात करें, आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं।
एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, कोई भी ऐसा वेव जो कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका जो ऑसिलेशन है, इसका जो मूवमेंट है, इसका जो टू एंड फ्रो वाला मोशन, मतलब एक बार आगे जाएगा पार्टिकल, एक बार पीछे, जो कोई भी कण है एक बार आगे जाएगा एक बार पीछे, ये वाला मोशन इसके डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव चल रहा है, मान लीजिए इसी डायरेक्शन में आपका वेव चल रहा है तो इसका मोशन आगे पीछे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा तो एक बार आगे जाएगा एक बार पीछे, मतलब इसके अंदर वाइब्रेशन इस तरह होगा। वहीं पे बात करें ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव में मान लीजिए कोई वेव सामने जा रहा है, कोई वेव सामने जा रहा है इस तरह, तो इसका जो मोशन है, इसके जो पार्टिकल का मोशन है कुछ ऐसे होंगे, मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। कुल मिला जुला के ट्रांसवर्स वे में जो पार्टिकल है उसका जो मोशन है वो वर्टिकल होगा, वहीं पर लॉन्गिट्यूडनल में आपका हॉरिजॉन्टल देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक और एग्जांपल दिया गया, जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है, मान लीजिए हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको वाइब्रेशन की वजह से, कंपन की वजह से साउंड वेव प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आपको जब भी साउंड वेव देखने को मिलेंगे, जो भी आपकी ध्वनि तरंगे होंगी, वो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन को देखने को मिल जाए। कंप्रेशन मतलब कुछ टाइम तक ये जो ध्वनि के कण रहेंगे ये कंप्रेस रहेंगे, मतलब एक ही जगह इसका वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होगा, उसके बाद रिफ्रैक्शन मतलब कम हो जाएंगे फिर ज्यादा, इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, एट रूम टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन कर रहा है कमरे के तापमान पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है। बोल रहा है जो आपका रूम टेम्परेचर, जो कमरे का तापमान है, जैसे हमारा रूम है, रूम के अंदर जितना टेम्परेचर एवरेज माना जाता है उसके हिसाब से जो आपकी वायु है, जो हवा है, उसके अंदर ध्वनि की चाल क्या होनी चाहिए। क्या वो 300 मीटर पर सेकंड है, 343 मीटर पर सेकंड है, 400 या 500 मीटर पर सेकंड रहने वाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, 343, 343 मीटर पर सेकंड। वहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लें तो जब भी साउंड है, कोई भी ध्वनि है, उसका जो इफेक्ट है, मान लीजिए इसका जो इफेक्ट है, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका जो साउंड की स्पीड है वो बढ़ती है। एग्जांपल दूं, जब भी मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस कहीं का टेम्परेचर बढ़ा, मान लीजिए हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में आज धूप ज्यादा निकल गई, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर, आपके जो एटमॉस्फेयर वातावरण, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो जब आप किसी चीज को बोलेंगे तो आपकी जो साउंड की स्पीड होगी, ध्वनि की स्पीड होगी, वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्पीड से बढ़ जाएगी। कुल मिला जुला के जब भी कहीं पे 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर आएगा तो आपकी जो साउंड की स्पीड है, ध्वनि की स्पीड है, वो 0.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन करा है कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा कारक है जो कि आपकी ध्वनि है, जो कि भी आपकी साउंड है, उसका जो स्पीड है उसको प्रभावित नहीं करता। मतलब कोई भी ऐसा चीज जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट न करे, वो क्या है? क्या वो टेम्परेचर रहने वाला है, डेंसिटी मतलब घनत्व रहने वाला है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, या कलर ऑफ मीडियम माध्यम का रंग। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देखने को मिल जाएगा, कलर ऑफ मीडियम। कलर ऑफ मीडियम मतलब जो आपका माध्यम का रंग है, ये कभी भी डिसाइड नहीं करेगा कि जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड है वो बदलेगी। मतलब कहने का ध्वनि की चाल आपके माध्यम के रंग पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। बात करें टेम्परेचर, आपका जो है साउंड का जो स्पीड है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, वहीं पे टेम्परेचर के साथ घटता भी है। मान लीजिए टेम्परेचर घटेगा तो आपकी साउंड की स्पीड भी घटेगी। बात करें डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या होता है, कोई चीज किसी चीज में मतलब कम वॉल्यूम में कितनी ज्यादा चीज है उसको क्या कहेंगे, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब मास बाई वॉल्यूम। तो मान लीजिए कोई भी चीज का डेंसिटी ज्यादा है, उसके अंदर जो एटम पार्टिकल है वो टाइटली पैक्ड है, बहुत पास पास एकदम है, तो उसके अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होगा, जो साउंड की स्पीड, ध्वनि की स्पीड होगी, वो ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी साउंड है वो आपके पार्टिकल से मूव होता है, एक एटम से लड़ेगा, इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, फिर अगले वाले को ट्रांसफर करेगा, ऐसे ऐसे साउंड आपका ट्रेवल करता है। तो आपका डेंसिटी भी, जितना ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड देखने को मिलेगा। बात है ह्यूमिडिटी, आपका जो ह्यूमिडिटी आर्द्रता, जो आपकी इन्वायरमेंट में मॉलिक्यूल है, मतलब जो आपका वातावरण है उसके अंदर कितनी नमी है उस पर भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आर्द्रता उतना तेज ध्वनि। मान लीजिए बारिश का दिन है, कहीं पे बारिश हुई और कहीं पे बारिश नहीं हुई, तो आपने नोटिस किया होगा बारिश वाले दिन जब भी आप चिल्लाते हैं, चिल्लाएंगे तो आप फील करेंगे साउंड बहुत तेज आगे बढ़ रहा है, जो साउंड की स्पीड है आपको महसूस हो बहुत दूर तक जा रही है। तो इसके कारण होता है, ये आपकी ह्यूमिडिटी कारण होता है। जब भी बारिश होगी आपके एटमॉस्फेयर में आर्द्रता या ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जो मॉइस्चर है, नमी है, वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, साउंड रिक्वायर अ, फिर ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट या हाइफन, टू प्रपोर्ट कर रहा है, इसकी जगह फिल करिए, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यकता होती है। बोल रहा है जब ध्वनि मूव करता है, ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, चलता है, उसके लिए क्या आवश्यक है।
क्या वो जो इन्वायरमेंट होगा वो निर्वात होगा, वैक्यूम होना जरूरी है कि मीडियम होना, माध्यम होना जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र होना जरूरी है किसी भी ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए, या मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जब भी साउंड ध्वनि को आगे बढ़ना हो तो उसके लिए मीडियम जरूरी है, बिना मीडियम के वो साउंड आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो इसकी बिना माध्यम के वो साउंड वो ध्वनि आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो इसकी वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। वही बात है वैक्यूम, जो वैक्यूम होता है निर्वात, इसके अंदर कोई भी पार्टिकल या एटमॉस्फेयर न होने की वजह से, कोई भी मीडियम न होने की वजह से इसमें साउंड ट्रेवल नहीं करता है। वैक्यूम को इससे समझ सकते हैं कोई भी ऐसा जगह जहां से सारी हवा को निकाल लिया जाए और वहां पे कोई भी ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो ऐसे जगह को आप लोग निर्वात या वैक्यूम कहते हैं। बात क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका साउंड है, जो आपकी ध्वनि है, वो विद्युत क्षेत्र पर भी निर्भर नहीं करती, वहीं पे चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करती, तो जो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में बताया गया है जो आपका सॉलिड है, सॉलिड मतलब ठोस, ठोस के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड देखने को मिलेगा, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा आपको सॉलिड में देखने को मिल जाएगी, सबसे ज्यादा सॉलिड में देखने को मिल जाएगी। बात करें लिक्विड द्रव, द्रव में साउंड की अपेक्षा सॉलिड की अपेक्षा ठोस की अपेक्षा स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। क्यों हो जाती? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो एटम है, एकदम टाइटली पैक्ड है, जिसकी वजह से साउंड फटाफट ट्रांसफर होता है, एक जगह दूसरी जगह वाइब्रेट होगा, तीसरा चौथा ऐसे वाइब्रेट होकर चला था। पर जब भी लिक्विड आता है तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, एटम है, ये थोड़ी दूर दूर है, जिसकी वजह से ये साउंड अच्छे से ट्रेवल नहीं कर पाता, थोड़ा इसको टाइम लग जाता है, इसकी वजह से जो स्पीड है साउंड की वो लिक्विड में कम होती है। बात करें जो ध्वनि की चाल है गैस में, वो लिक्विड की अपेक्षा, वो आपकी द्रव की अपेक्षा बहुत कम होती है, वैसे ही वैक्यूम में न के बराबर होती है। वैक्यूम मतलब जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस एक ही पार्टिकल है, एक भी पार्टिकल नहीं है, मान लीजिए कोई भी ऐसा स्पेस जिसमें कुछ है ही नहीं, कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो जो आपकी ध्वनि है उसके लिए चलने के लिए पार्टिकल की जरूरत होती है, एटम की जरूरत, अणु की जरूरत होती है, पर इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो जिसकी वजह से इसके अंदर ध्वनि या आपकी जो साउंड है वो प्रोपोगेट नहीं करेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, साउंड इज डिफाइंड एज, जो आपकी ध्वनि है को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है जो आपका साउंड है, ध्वनि है, इसको किस रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या ये मैकेनिकल डिस्टर्बेंस दैट प्रोपोगेट एज अ वेव थ्रू अ मीडियम, इसी माध्यम में तरंग के रूप में फैलने वाली यांत्रिक विभोज है। क्या ये अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या जो आपकी ध्वनि है विद्युत चुंबकीकरणीय विकिरण का रूप है। क्या ये स्टैटिक प्रेशर फील्ड है, ये जो आपकी ध्वनि है ये स्थिर दाब क्षेत्र रहने वाली है। वहीं बात करें ऑप्शन डी, अ टाइप ऑफ हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा का एक प्रकार। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो आपका साउंड है ये जो है कि मैकेनिकल डिस्टर्बेंस है, जो आपका यांत्रिक विक्षोभ देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आगे मूव करता है। तो ऑप्शन जो होगा राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन ए देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव डिटरमाइंस इट्स। क्वेश्चन कर रहा है जो ध्वनि तरंग होती है, जो भी आपकी ध्वनि तरंग है साउंड वेव से, उनकी जो आवृत्ति होती है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो किस चीज को निर्धारित करती है। करने का अर्थ है जो भी आपका साउंड वेव है, ध्वनि तरंगे है, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है, वो किस चीज को बताता है। क्या वो लाउडनेस को बताता है, तीव्रता को बताता है, पिच तरलता को बताता है, तरलता मतलब स्वर की ऊंचाई या नीचे जाना, ड्यूरेशन अवधि को बताता है, या स्पीड चाल को बताता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जब भी फ्रीक्वेंसी जो होता है साउंड वेव में, ध्वनि तरंग में, आपको पिच को बताता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। साउंड जो है आपका फ्रीक्वेंसी जो है आपका पिच को बताता है। आगे बात में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिच आप इस तरह समझ सकते हैं कि कोई भी चीज एक सेकंड में कितना बार ये ग्राफ बना रहा है, मतलब करने का एक सेकंड में वो कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, एक सेकंड में कितनी बार आवृत्ति कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, आपको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो कोई भी चीज जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा उसकी पिच। मान लीजिए किसी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, इसमें कोई भी चीज है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, आवृत्ति बहुत ज्यादा है, तो इसका पिच क्या होगा, हाई होगा। हाई पिच मतलब, हाई पिच को इससे समझ सकते हैं जैसे कोई भी औरत या लड़की की आवाज जिसके अंदर सुरीली, कोई भी आवाज जो थोड़ी सुरीली हो, उसे क्या कहेंगे, हायर पिच की आवाज। तो कोई भी चीज, कोई भी साउंड, कोई भी ध्वनि जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसके अंदर आवृत्ति ज्यादा है, तो उसको क्या कहेंगे, हाई पिच। वही भी कोई भी चीज जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी कम हो, तो उसे कहेंगे लो पिच। लो पिच मतलब ये जनरली आपको आदमी में देखने को मिलेगा, बोल सकते हैं मेन का जो आवाज होता है वो लो पिच का होता है। लो पिच मतलब उसकी आवाज में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फीमेल के कंपेयर में कम होती है, जिसकी वजह से उसकी आवाज थोड़ी सी मोटी होती है, बोल्ड टाइप होती है। बोल्ड मतलब थोड़ा सा ऊंचा आवाज। वहीं पे आपका जो है वुमेन में बात करें, फीमेल बात करें, तो इसमें जो है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से पिच ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो आपका साउंड है, जो आपकी आवाज है, वो क्या होती है, पतली रहती है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे आप इस एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल दिया गया, देख सकते हैं
जो वुमेन्स होती है, जो फीमेल होती है, लड़की होती है, उनके अंदर जो हाई पिच होता है, हाई पिच क्यों होता है? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। ये जब बोलती हैं तो इनका जो आवाज का फ्रीक्वेंसी होता है, साउंड ध्वनि का फ्रीक्वेंसी, वो क्या होता है? ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी आवाज सुरीली निकलती है। वही बात है जो आर्मी का जवान, जो इंसान मेल होता है, जो मैन होता है, मैन मतलब जो मेन होते हैं पुरुष, उनकी आवाज लो पिच होती है। लो पिच मतलब इनका जो पिच होता है, पिच मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आवाज में लो होती है, जिसकी वजह से इनका जो आवाज है वो मोटा निकलता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज रिलेटेड टू, जो आपका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मतलब जो आयाम है, वो साउंड वेव मतलब जो आपकी ध्वनि तरंगे हैं, उसका जो आयाम है वो किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन है हिंदी में एक बार रिपीट कर देता हूँ। ध्वनि तरंग का आयाम किससे संबंधित है? जो आपकी ध्वनि तरंग है, साउंड वेव है, उसके अंदर जो आयाम होता है, एम्पलीट्यूड, वो किससे रिलेटेड रहने वाला है? तो अभी बात हुआ है, तो क्वेश्चन जो ऑप्शन रहने वाला, ऑप्शन देखा है, ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ऑप्शन बी है वेवलेंथ, तरंग वैध की वजह से, या लाउडनेस, ध्वनि की तीव्रता बताता है, या फेज, कला। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो एम्पलीट्यूड होता है, जो आपकी ध्वनि का आयाम होता है, एम्पलीट्यूड होता है, वो आपकी लाउडनेस को बताता है। जितना ज्यादा किसी की आवाज में एम्पलीट्यूड है, जितने ज्यादा ध्वनि में उसके एम्पलीट्यूड आयाम है, उतना ही ज्यादा वो बोल पाएगा, उसकी ध्वनि की तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, कोई भी इंसान है, दो इंसान दिया गया है, दो इंसान दिए गए हैं। एक का जो है कि साउंड सॉफ्ट है। साउंड सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसके जो ध्वनि की साउंड की एम्पलीट्यूड है, साउंड की एम्पलीट्यूड है, वो आपको कम देखने को मिलेगी। तो जिसके इसका जो साउंड है सॉफ्ट है, सॉफ्ट है मतलब इसकी इंटेंसिटी आवाज की, ध्वनि की कम है, तीव्रता आवाज की कम है। वही बात एक दूसरा इंसान है जिसके आप देख सकते हैं ध्वनि की तीव्रता मतलब जो इसका एम्पलीट्यूड है, आयाम है, ये ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसका जो आवाज है लाउड रहने वाला। तो कुल मिला जो कोई एक ऐसा इंसान जिसकी आवाज तेज है, तो आप उसको बोल सकते हैं इसका जो साउंड है, इसकी उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही ज्यादा है। वही बात करें कोई इंसान की आवाज, या कोई भी मेल हो, फीमेल हो, मनुष्य, उसकी आवाज कम है, धीरे निकलती है, तो कहने का मतलब है उसका एम्पलीट्यूड या आयाम कम देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम बिकॉज, क्वेश्चन कर रहा है जो आपका ध्वनि है, जो आपकी साउंड या ध्वनि है, निर्वात में ध्वनि का संचरण क्यों नहीं हो सकता? जो निर्वात है, आपका वैक्यूम है, उसके अंदर जो ध्वनि है वो क्यों नहीं चल सकती है? क्या वहां पे देयर इज नो मीडियम ऑफ फॉर वाइब्रेशन, क्या वहां पे कंपन के लिए कोई माध्यम नहीं होता, इसकी वजह से जो है वैक्यूम या निर्वात में साउंड ट्रेवल नहीं करती है? दूसरा ऑप्शन है इट्स वेवलेंथ बिकम इनफाइनाइट, क्या उसका जो तरंग वैध है, जो उसका वेवलेंथ है, वो इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है, इसकी वजह से जो साउंड है वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं करता? क्या ऑप्शन सी है, क्या उसका जो एम्पलीट्यूड है, इट्स एम्पलीट्यूड इज जीरो, क्या उसका जो आयाम है वो शून्य हो जाता है, जिसकी वजह से वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता? क्या फोर्थ ऑप्शन है, क्या उसका जो एब्जॉर्ब मतलब जो भी बोलता है वो तुरंत ही अवशोषित हो जाता है, मतलब किसी भी चीज के बाद तुरंत वो अवशोषित खींच लिया जाता है, तुरंत अवशोषित। तो आपको बताना है किस वजह से जो वैक्यूम में निर्वात है उसके अंदर ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए है देयर इज नो मीडियम फॉर वाइब्रेशन, कोई भी चीज है, कोई भी चीज है या मीडियम है जिसके अंदर कोई भी चीज नहीं है, कोई भी वस्तु, एटम, मॉलिक्यूल नहीं है उसके वाइब्रेट होने के लिए। मान लीजिए वैक्यूम है, वैक्यूम हमें पता है कोई भी एटम या मॉलिक्यूल नहीं होता है, तो इसकी क्या होगा, जो भी साउंड जाएगी, साउंड के लिए मीडियम ही बचेगा। जब भी यहाँ पे अगर एटम रहता तो ये वाइब्रेट करता आगे पीछे, फिर ये दूसरे को ट्रांसफर करता है एनर्जी, तो इससे साउंड जो है आपका ट्रेवल होता। पर यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कोई भी आपका मीडियम नहीं, कोई भी एटम, मॉलिक्यूल, अणु के कण नहीं है, जिसकी वजह से ये साउंड यहीं पे रुक जाएगा, मतलब इसके आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देखने को मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन अ गिवन मीडियम वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्वेश्चन कर रहा है किसी निश्चित माध्यम में तरंग दैर्घ्य किसके वित्त क्रमांक की होता है? क्वेश्चन बोल रहा है जो आपका वेवलेंथ है, जो आपका तरंग दैर्घ्य है, जो तरंग दैर्घ्य है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा प्रोपोर्शनल होता है, वित्तमनुपाती इसके होता है। तो देखिए अगर हम बात करें जो आपका वेवलेंथ होता है, इस फार्मूला को अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे लेमडा इसको कहते हैं, लेमडा जो एल टाइप बना है, ये होता है, ये आपका वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ जो आपका तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है, उसको किससे दिखाते हैं? लैम्डा से दिखाते हैं। बात करें यफ को फ्रीक्वेंसी मतलब कितना उसका आवृत्ति है, एक सेकंड में कितनी बार वो मूव कर रहा है, हिल रहा है, ऑसिलेट कर रहा है उसका। और वी मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, जो आपकी ध्वनि है उसकी चाल, स्पीड ऑफ साउंड। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो हमें ये मिलेगा लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यम, मतलब जो आपका वेवलेंथ है, जो आपका तरंग दैर्घ्य है, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आपके फ्रीक्वेंसी मतलब जो आपकी आवृत्ति है उसके उल्टा देखने को मिल जाएगा, उसके उल्टा देखने को मिल जाएगा।
तो ऑप्शन देखें एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी या ऊर्जा। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन टू साउंड्स वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मीट्स इन फेज दे प्रोड्यूस। क्वेश्चन करा समान आवृत्ति एवं आयाम वाली दो ध्वनि तरंगे समान कला में मिलने पर उत्पन्न करती हैं। क्वेश्चन करा जब भी मान लीजिए दो सोर्स हैं, मान लीजिए दो डीजे हैं, दो डीजे साउंड बॉक्स हैं, इनको मैं एक जगह लगा दूं और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, ये दोनों क्या हो, सेम हो, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, मान लीजिए सेम है, एक दो ये दोनों सेम है। तो बताइए इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्या इसके अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, विनाशी व्यक्तीकरण, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रचनात्मक व्यक्तीकरण, या डॉपलर शिफ्ट देखने को मिलेगा, या नो चेंज, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। देखिए जब भी दो सोर्स मतलब कोई भी दो चीज जो साउंड प्रोड्यूस करती है, जो ध्वनि प्रोड्यूस करती है, उसके अंदर सेम फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति क्या हो, ध्वनि की तरंगे या आवृत्ति सेम हो, आयाम सेम हो, आयाम और आवृत्ति उसकी सेम हो, तो उसके अंदर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, रचनात्मक व्यक्तीकरण देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, दो बॉक्सेस हैं, ये साउंड बॉक्सेस हैं, जिसके अंदर साउंड सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड का निकल रहा है, सेम तरंग दैर्ध्य और आयाम का निकल रहा है। तो क्या होगा, ये साउंड आपस में मिलकर इंटरफेरेंस करेगा, इंटरफेरेंस मतलब आपस में मिलेगा और अपनी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा। मतलब पहले अगर अलग अलग जितना सुन रहे थे उससे 2 गुना या 2.5 गुना आपको साउंड सुनने को मिलेगा, मतलब जितना भी साउंड रहने वाला उससे आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विश डिफरेंट म्यूजिकल नोट इज कॉल्ड। क्वेश्चन करा ध्वनि का कौन सा गुण विभिन्न संगीत स्वरों में अंतर बताता है। जो कि ध्वनि है उसके अंदर कौन सा ऐसा गुण है, कौन सा गुण है जो कि संगीतों स्वरों को बताता है, मतलब उतार चढ़ाव की आवाज को बताता है, या इसको इससे समझ सकते हैं कि साउंड को डिफरेंट करता है, उसके अंदर जैसे मोटा आवाज या पतला आवाज को लाता है। जैसे मेल फीमेल वाली बात किए थे, पुरुष और महिला, तो किसकी वजह से उनकी आवाज अलग होती है, भिन्न होती है, क्या स्पीड चाल की वजह से, क्या फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, एम्पलीट्यूड आयाम, या वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य की वजह से होती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो इसकी वजह से आपको जो है पुरुष और महिला के आवाज में अंतर देखने को मिलेगा, उनके ध्वनि में अंतर देखने को मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, लाउडनेस डिपेंड ओनली मेनली ऑन, जो आपकी ध्वनि की तीव्रता होती है, जो लाउडनेस होती है, तीव्रता, इंटेंसिटी, वो किस पे निर्भर करती है, क्या वो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पे निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड आयाम पे निर्भर करती है, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करती है, स्पीड चाल पे निर्भर करती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो आपकी लाउडनेस आवाज की तीव्रता है वो जो है आपके एम्पलीट्यूड पे निर्भर करती है, आयाम पे निर्भर करती है। जितना ज्यादा आपका एम्पलीट्यूड, जितना ज्यादा आपका आयाम, जो भी आयाम है एम्पलीट्यूड है, जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका आवाज लाउड होगा, उतना ही ध्वनि आपकी तीव्र होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। तो आगे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, कोई भी चीज जिसका पिच ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो डिसाइड करेगा वो आवाज सुरीली होगी या कठोर, मतलब ये डिसाइड करेगा, ये बताएगा कोई आदमी की आवाज होगी या औरत की आवाज। वही बात है लाउडनेस, जब भी जो आवाज है उसके अंदर जो लाउडनेस एम्पलीट्यूड है, ये किससे पता चलेगा, उसके एम्पलीट्यूड, उसके आयाम की वजह से पता चलेगा कि कौन कितना तेज बोल सकता है, कितना लाउड बोल सकता है। ये चीज आपका आयाम या एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा लाउड आवाज होगा, वहीं पे जितना कम एम्पलीट्यूड उतना ही कम लाउडनेस या आवाज की तीव्रता आपकी कम होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, अदिश मतलब कोई भी ऐसी क्वांटिटी, कोई ऐसी राशि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब उसमें डायरेक्शन, उसमें दिशा न हो, तो उस चीज को क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। फ्रीक्वेंसी देखिए आपका जो है एक आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी रहने वाली है, सदिश राशि रहने वाली। बात करें डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन भी आपका सदिश राशि देखने को मिलेगा, वहीं पे वेलोसिटी भी आपका सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी देखने को मिलेगा। बात का ऑप्शन बी जो कि आपका राइट आंसर है, स्पीड क्या है, एक सदिश राशि रहने वाला है, तो ऑप्शन बी आपको जो है राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ, जो आपकी ध्वनि है, जो आपकी ध्वनि वो किसका उदाहरण है, वो किसका उदाहरण रहने वाला, एनर्जी इन ट्रांसिट, संरक्षित ऊर्जा का, स्टोर्ड एनर्जी संचित ऊर्जा का, मीडियम इंडिपेंडेंट एनर्जी माध्यम से स्वतंत्र ऊर्जा का, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का। देखिए जो आपका साउंड है वो आपका एनर्जी इन ट्रांजिट का एग्जांपल है, संचरित ऊर्जा का एग्जांपल है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड। क्वेश्चन करा जब जो साउंड है उसका बाउंसिंग बैक हुआ, मतलब कहीं से साउंड लौट के आए, उसे क्या कहेंगे। अगर हिंदी में बात करें, ध्वनि तरंगों के वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है। मान लीजिए दीवार है,
साउंड यहाँ से लड़ के वापस आ रहा है, टकरा के वापस आ रहा है, इस घटना को क्या कहेंगे? कैसे? रिफ्लेक्शन कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे कहेंगे, परावर्तन कहेंगे, डाइफ्रैक्शन कहेंगे, विवर्तन कहेंगे, या इंटरफेरेंस कहेंगे, व्यक्तिकरण कहेंगे। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जब भी साउंड कहीं से टकरा के आए, किसी दीवार से टकरा के आए, उसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे लाइट में होता है, प्रकाश में होता है, सेम साउंड में भी होता है। जब भी साउंड किसी दीवार से या कोई भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आए, उसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है डाइफ्रैक्शन ऑफ साउंड अकर व्हेन। क्वेश्चन कर रहा है ध्वनि का, जो ध्वनि है, ध्वनि का विवर्तन कब होता है? जो आपकी ध्वनि है उसके अंदर विवर्तन या डाइफ्रैक्शन कब होता है? तो ऑप्शन दिया गया है, साउंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जब ध्वनि सीधी रेखा में चलेगी तब उसका डाइफ्रैक्शन होगा, या साउंड बेंड अराउंड ऑब्स्टेकल, कि जब जो साउंड है, जो आपकी ध्वनि है, वो मुड़ जाए, बेंड अराउंड ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो उसे रोकती है, जो उसे रोक सकती है। ध्वनि अवरोधों के चारों ओर मुड़ती है। साउंड इज एब्जॉर्ब, जो आपकी साउंड है, ध्वनि है, वो अवशोषित हो जाती है, मतलब एब्जॉर्ब हो जाती है। या एम्पलीट्यूड इंक्रीज, जो आपकी साउंड है, जब उसकी आयाम बढ़ जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो उसे डाइफ्रैक्शन कहेंगे। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, डाइफ्रैक्शन कहते क्या है, किसको है? जब भी कोई भी ध्वनि हो, कोई भी साउंड हो, एक जगह से कोई अवरोध हो या ऑब्स्टेकल हो, उसके किनारे से मुड़ के आ जाए। मतलब आप इसको इस तरह एज्यूम कर सकते हैं, कोई दीवार है, आप ये हैं और यहाँ पे आपका दोस्त है, आपने ऐसे बोला तो ध्वनि क्या होगी? यहाँ से मुड़ के आपके दोस्त के पास जाएगी। इसे क्या कहेंगे? डाइफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहेंगे, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल में क्या डाइफ्रैक्शन बताया गया, सेम जो हमने अभी एग्जांपल बताया सेम। ये आप मान लीजिए आप हैं, ये आप हैं, ये आपका दोस्त है, आपने यहाँ से कुछ बोला और बीच में दीवार, जैसे लाइट होता है, लाइट में होता क्या है, जब भी लाइट को हम लोग टॉर्च को जलाते हैं तो लाइट सीधी रेखा में चल जाती है। कभी कभी लाइट के अंदर भी प्रॉपर्टी होता है डाइफ्रैक्शन का, मतलब वो भी थोड़ा बहुत बेंड होती है। पर जो साउंड है, साउंड के अंदर डाइफ्रैक्शन देखा जाता है, मतलब इसके अंदर जो आपने बोला वो बेंड होके आपके दोस्त के पास सुनाई देगा, उसे क्या कहेंगे? डाइफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? रेजोनेंस अकर व्हेन, जो आपका अनुवाद है, अनुनाद सॉरी, आपका जो अनुनाद है वो कब होता है? वो कब होता है? इंस्ट्रूमेंट इज आउट ऑफ ट्यून, जब वाद्य यंत्र बेसुरे हों। ये ऑप्शन भी दिया, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इक्वल नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बाहरी आवृत्ति प्रकृति आवृत्ति के बराबर हो। तीसरा ऑप्शन दिया, टू साउंड कैंसल ईच अदर, जो दो ध्वनियां वो आपस में कैंसल कर दें। तो ये दिया, दो ध्वनियां एक दूसरे को समाप्त करें। या एम्पलीट्यूड डिक्रीज, जो आपका आयाम है, जो आपके एम्पलीट्यूड है, वो क्या जाए? घट जाए, वो घट जाए। तो रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस होता है जब भी कोई दो फ्रीक्वेंसी मैच खा जाए, मतलब पहली वाली फ्रीक्वेंसी दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी से मैच खा जाए, जो कि ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा। एक कोई अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, हमने बाहरी आवृत्ति लगाया, जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच खा जाए, उसके बराबर हो जाए, उसे क्या कहेंगे? रेजोनेंस कहेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आई होप समझ में आएगा। तो जैसे एग्जांपल लगा लें, एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ट्यूनिंग फॉक लिए गए हैं, जो आपका ट्यूनिंग फॉक है, दो, एक ए लिया गया, ए बी। जब इसको किसी हैमर से, इसको हैमर करते हैं, इसे बीट किया जाए तो इसके अंदर हो क्या रहा है? ये वाइब्रेट हो रहा है। जब भी कोई भी चीज वाइब्रेट होगा वो क्या बनाएगा? साउंड वेव। जैसे आप यहाँ देखते हैं, ये क्या बनाया? साउंड वेव। ये साउंड वेव इसके सामने वाली ट्यूनिंग फॉक के जाएगा। जैसे ये जिस स्पीड से मूव कर रहा है, जिस स्पीड या जिस एम्पलीट्यूड या जिस ऑसिलेशन से ये मूव कर रहा है, मतलब आगे पीछे हो रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है, मतलब जिस स्पीड से ये आगे पीछे हो रहा है, सेम स्पीड से जब इसकी वेव इसके पास पहुंचेगी, इसको भी इसी चीज पे ला देगी। तो इसे क्या कहते हैं? रेजोनेंस। इसे रेजोनेंस ऑफ साउंड वेव कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है, साउंड ट्रेवल फास्टर इन। क्वेश्चन करा, जो आपकी ध्वनि है, जो आपकी ध्वनि तरंगे हैं, सबसे तेज किस माध्यम में चलती है? क्या वो गैसेज में चलती है, गैस में, लिक्विड्स में, द्रव में, सॉलिड में, ठोस में, या निर्वात में चलती है, वैक्यूम में चलती है? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो आपकी साउंड वेव होती है, साउंड वेव आपका सॉलिड में सबसे ज्यादा चलता है। जो आपकी साउंड वेव होती है वो सॉलिड में सबसे तेज चलती है, जो कि ऑप्शन सी में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होने वाला। अब ऐसा क्यों होता है, इस तरह समझिए। जैसे ये मान लीजिए हमने तीन स्टेट लिया है, गैस लिया है, द्रव सॉरी गैस, लिक्विड, द्रव और सॉलिड। तीन स्टेट हमने लिया, मैटर के तीन स्टेट लिए हैं। जो साउंड होगी सबसे ज्यादा आपका सॉलिड में स्पीड होगी, फिर लिक्विड में, फिर उसके बाद आपका गैस में देखने को मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए यहाँ से हमने कुछ बोला, जो साउंड एनर्जी होगी या साउंड वेव होगा, वो पहले मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेगा। जितना जो एटम या मॉलिक्यूल पास पास होगा, अणु पास पास होंगे, उतना ही तेज इसका वाइब्रेशन एक दूसरे में ट्रांसफर होगा। तो जितना जल्दी ट्रांसफर होगा, जितना जल्दी एक दूसरे के पास ही पहुंचाएंगे, उतनी जल्दी यहाँ से ये पार होने में सफल होगा। तो इससे ये समझ सकते हैं, जब भी मॉलिक्यूल ज्यादा डेंस हो या क्राउडेड हो, या एक जगह बहुत सारी मॉलिक्यूल या एटम या अणु हो, तो उसकी जगह उसमें जो है आपका ध्वनि की स्पीड जो है, साउंड की स्पीड सबसे तेज होने वाली है। बात की लिक्विड में आप देख सकते हैं, यहाँ से आपने कुछ बोला तो इसकी एनर्जी, इसको वाइब्रेट करने में ये दूर दूर होने की वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, जिसके जो साउंड है आपका थोड़ा धीमे पहुंचेगा। मान लीजिए अगर 10 सेकंड में यहाँ पहुंच रहा, आर पार हो रहा,
तो यहाँ आपको 8 सेकंड लग सकता है या 7 सेकंड भी लग सकता है। ये एक्सपेरिमेंट किया नहीं गया, ये हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। वहीं गैस में और दूर दूर मॉलिक्यूल होते हैं, जिसकी वजह से इसमें आपको 5 सेकंड या 4 सेकंड देखने को मिलेगा। कुल मिला जुला के जो आपकी साउंड की स्पीड होती है, ध्वनि की स्पीड होती है, वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है, फिर गैस में उससे भी कम होती है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई। तो अगले क्वेश्चन की बात है। अगला क्वेश्चन हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस वीडियो का, हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स जो आपकी साउंड वेव होती है उसके अंदर हायर फ्रीक्वेंसी, उसकी जो अधिक आवृत्ति का मतलब क्या होता है। जो उसकी आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब वो 1 सेकंड में कितनी बार टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। जैसे ट्यूनिंग फॉर्क हम लोग लिए थे, ये 1 सेकंड में कितना ये वाइब्रेट हो रहा है, इसे क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। तो ये हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या रहने वाला है। ऑप्शन देखिए, लॉन्गर वेवलेंथ अधिक तरंग दैर्घ्य, शॉर्टर वेवलेंथ कम तरंग दैर्घ्य, हायर एम्पलीट्यूड अधिक आयाम, या लोअर स्पीड कम चाल रहने वाला। देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, किसी भी चीज का या कोई भी साउंड है और ध्वनि है, उसका हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जितना ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी उतना कम उसका वेवलेंथ। हमने अभी एक शायद पिछले क्वेश्चन में रूल पढ़ा था कि जो आपका वेवलेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब है, अगर वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब हम लोग तरंग दैर्घ्य बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी जो आपकी आवृत्ति है क्या हो जाएगी, कम। इसी का उल्टा, अगर तरंग दैर्घ्य कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है, जो आपकी आवृत्ति वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होने वाला है। तो बात करें जो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पे इस प्रकार की वीडियोस रेगुलरली अपलोडेड होते हैं, जहां पे आप जाके अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।